नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस पी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मौन निमंत्रण कविता की व्याख्या बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। आइए सुमित्रा नंदन पंत की कविता पढ़ते हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। ठीक, शब्दार्थ देख लीजिए। स्तब्ध मतलब होता है शांत, ठीक। ज्योत्सना मतलब चांदनी, विश्व के पलकों मतलब विश्व के प्राणियों के पलकों पर, ठीक है ना, दृष्टियों पर, ठीक। विश्व मतलब संसार, सुकुमार मतलब सुंदर, ठीक। निमंत्रण मतलब आमंत्रण। संदर्भ में क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यावतरण सुमित्रा नंदन पंत द्वारा विरचित प्रसिद्ध कविता मौन निमंत्रण शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग, यहाँ पर पंत जी ने प्रकृति के मौन निमंत्रण स्वरूप का वर्णन किया है, शांत स्वरूप का वर्णन किया है। वह विभिन्न प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक। इसी प्रसंग का वर्णन इस कविता में किया गया है। आइए व्याख्या करते हैं। रात के समय दूर दूर तक फैली हुई शांत स्निग्ध चांदनी को देखकर जब सारा संसार, नादान मतलब छोटा बच्चा, छोटे बच्चे की तरह आश्चर्यचकित हो जाता है, अर्थात विश्व के समस्त प्राणी, संसार के जितने भी प्राणी हैं, जड़ और चेतन, वो क्या कहते हैं? सोते समय मीठे मीठे सपने देखते हैं। तब कोई अज्ञात और अदृश्य शक्ति नक्षत्रों के माध्यम से कवि को, यानी पंत जी को, अपने अनिर्वचनीय सौंदर्य की ओर आकर्षित करती है। अर्थात प्रकृति अपने रूप सौंदर्य से कवि को आकर्षित करती है। यानी जितने भी संसार के प्राणी हैं, प्रकृति के रूप सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, कहने का भाव ये, ठीक। और उनमें छिपी सत्ता का ज्ञान प्राप्त करने को बेचैन हो उठता है, ठीक। तब व्यक्ति, जितने भी संसार के प्राणी हैं, तब वह जानने की इच्छुक होते हैं कि यह कौन सी सर्वोच्च सत्ता है, कौन सी दिव्य शक्ति है, कौन सी परम शक्ति है, ठीक, जो इतने आकर्षक रूप सौंदर्य को हमारे सामने सपने के रूप में दिखा रही है, ठीक। विशेष में क्या लिखोगे? विशेष में लिखोगे प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया गया है, और भाषा कैसी है? लाक्षणिक पदावली भाषा का प्रयोग किया है। अलंकार है रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार, ठीक है ना। आइए दूसरी कविता देखते हैं। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उड़ के से मृत उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सो उच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। देख वसुधा मतलब धरती, वसुधा का भार, ठीक। वसुधा मतलब धरती, ठीक है ना। अब यौवन भार मतलब प्रकृति से युक्त, मतलब जब प्रकृति प्रसन्नचित होती है तो फूलों से फलती फूलती है, ठीक है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यौवन भार, प्रकृति से युक्त जितने भी रूप सौंदर्य हैं, अन्न हैं,
जब प्रकृति फलती फूलती है तो नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अन्नों से, फूलों से, फलों से लग जाती है ना। तो मधुमास मतलब होता है बसंत ऋतु। विधुर मैंने बताया था, विधुर किसे कहते हैं? जिस पति का पत्नी मर गई उसे हम विधुर बोलते हैं। और जिस पति का क्या बोलते हैं, जिस पत्नी का पति मर गया हो तो क्या बोलते हैं? उसे विधवा। ठीक, आइए आगे देखते हैं शब्दार्थ। उर मतलब होता है हृदय, उर मतलब हृदय होता है। ठीक है, उद्गार मतलब भाव, भाव का उच्चारण, भाव का उच्चारण। ठीक है, कुसुम मतलब फूल, उच्छ्वास भरते हुए, आहें भरते हुए, आहें भरते हुए। ठीक है ना। आगे चलते हैं। सौरभ मतलब होता है सुगंधित हवा, सौरभ मतलब सुगंधित हवा। ठीक है, और मिस करना कहते हैं, बहुत मिस करना, इसका मतलब बहुत याद कर रहे हैं या बहुत बहाने से आपको याद कर रहे हैं। यहाँ तात्पर्य बहाना बनाना। ठीक, प्रश्न क्या लिखोगे? यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी कवि ने उस अज्ञात सत्ता, उस परम सर्वोच्च सत्ता, अज्ञात सत्ता जिसके बारे में कवि जानने का उत्सुक है, ठीक, सत्ता का मौन निमंत्रण सृष्टि से विभिन्न उपादानों से मिलता है। विभिन्न प्रकार के अपने स्वरूप को प्रकृति बदलती रहती है। ठीक, बसंत ऋतु में जब चारों ओर प्रकृति फलती और फूलती है, फलती है और फूलती है, तब कवि को ऐसा लगता है कि मानो जल जानो उत्प्रेक्षा रंगा, मानो फूलों से निकली सुगंध के द्वारा कोई अज्ञात शब्द अपने अस्तित्व का क्या करा रही है? पहचान करा रही है, आभास करा रही है। ठीक, ज्ञान करा रही है। कवि उसके बारे में जानने को उत्सुक, इसके बारे में उस प्रकृति सर्वोच्च सत्ता, परम सत्य के बारे में जानने को उत्सुक है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो नाना प्रकार के अपने स्वरूप बदलती है, विभिन्न प्रकार के फल फूल को फूलती है, अनेक प्रकार के अन्न पैदा करती है, मौसम के अनुसार बदलती रहती है। ऐसी कौन सी बदल सकती है? ठीक, ठीक, इसी प्रश्न को इस कविता में कहा गया है। अब व्याख्या क्या लिखोगे? यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि बसंत को बसंत रूपी नायक तथा पृथ्वी रूपी नायिका, बसंत रूपी नायक तथा पृथ्वी रूपी नायिका के रूप में चित्रित करते हुए कवि कहता है कि जब पृथ्वी अपने यौवन से परिपूर्ण हो जाती है, अर्थात कहने का तात्पर्य अपने यौवन से अपने स्वरूप को निखारती है, विभिन्न प्रकार के फलों और फूलों को क्या करती है? पालन पोषण करती है, पुष्पित और पल्लवित करती है। ठीक है ना। तब क्या इसका पृथ्वी का यौवन क्या होगा? प्रकृति का यौवन क्या है? विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के क्या कहते हैं? फलना और फूलना, अनेक प्रकार के क्या कहते हैं? अनाज उत्पन्न करना, विभिन्न प्रकार के रूप सौंदर्य को बदलना, यही तो है उसका यौवन। यही क्या है? यौवन से युक्त होती है, यौवन से भरी होती है। तब बसंत रूपी भ्रमर, तब बसंत रूपी भौरा उसके चारों ओर क्या करने लगता है? गुंजार करने लगता है, उसके चारों ओर गुंजार करने लगता है। तात्पर्य है कि बसंत ऋतु का आगमन होते ही प्रकृति क्या हंसती और मुस्कुराती रहती है, प्रसन्नचित्त हो जाती है, आनंदित हो जाती है। क्यों आनंदित हो जाती है? क्योंकि आनंदित होने का तात्पर्य है कि प्रकृति के अंदर जितनी भी वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पतियां सब क्या होते हैं? हरे भरे हो जाते हैं। हरे भरे होकर क्या पुष्पित और पल्लवित हो जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। किसका? बसंत का, कि आ गया बसंत, बसंत का स्वागत करते हैं। ठीक, तभी कोकिला, यानी कोकिला मतलब कोयल, कमनीय कंठ से मतलब काम से युक्त, कोकिला प्रेम से युक्त वाणी से, कंठ से मतलब वाणी से अपने स्वर
में अमराइयों में, अपने स्वर के द्वारा अमराइयों में गूंजती। ठीक, यानी अमराइया एक होता है, क्या कहते हैं, जंगली झाड़ी का नाम है अमराइयों में, मतलब इस तरह के जंगलों में गूंजती। ठीक, तात्पर्य खिले हुए फूलों के चारों ओर भंवरे मधुर गुंजार करने लगते। क्यों गुंजार करने लगते हैं? क्योंकि फूलों का रसापान करने के लिए भंवरे गुंजार करने लगते हैं। ठीक, जिस समय अधखिली कलियां, जिस समय अधखिली कलियां फूलों के रूप में सुगंध फैलाती हुई खिलती हैं, उस समय उनमें से मिलन की मधुर ध्वनि निकलती है, जो ऐसा प्रतीत होती है कि किसी वियोगी व्यक्ति के दुखी हृदय से प्रिय मिलन की मधुर आकांक्षा, अपनी प्रेमिका यानी प्रेमी प्रेमिका के मिलन की मधुर आकांक्षा ही जिज्ञासा अधरों से फूटकर, होठों से फूटकर क्या वातावरण में क्या फैल जाती है। ठीक, किंतु उसे विवस्ता के उच्छ्वास के अतिरिक्त, उसे विवस्ता के उच्छ्वास माने आहे के अतिरिक्त, ठीक, और कुछ नहीं मिल पाता। अर्थात वह अपने प्रेमी के वियोग में दुखी रहती है। ठीक है, अब कल कहता है कि उस समय फूलों से निकलने वाली सुगंध के बहाने से न जाने कौन मुझे मौन संदेश भेजता। मतलब मौन संदेश भेजना मतलब हृदय को प्रभावित करना। मौन संदेश मतलब हृदय से बात करना। प्रतीक कवि के हृदय को मौन संदेश भेज रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं कि मुझे मौन संदेश भेज जाता है। भाव यह है कि उस अज्ञात सत्ता, उस अज्ञात सर्वोच्च परम सत्ता, परम दिव्य शक्ति फूलों की सुगंध के माध्यम से अपने अस्तित्व या अपने ज्ञान का बोध कराती है। ठीक, पहचान कराना चाहती है कि मैं प्रकृति हूं, मैं एक सर्वोच्च सत्ता हूं, मुझमें विभिन्न प्रकार के गुण विद्यमान हैं, ठीक, भाव यह है कि कवि के हृदय को प्रकृति आकर्षित करना चाहती है और उसको संदेश देना चाहती है कि मैं प्रकृति हूं जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। ठीक, विशेष में क्या लिखोगे? विशेष में रस है कौन सा? श्रृंगार की बात की गई है तो एक तो वियोग श्रृंगार रस, ठीक, क्योंकि विधुर आया है तो वियोग श्रृंगार रस, और मानवीकरण, उपमा और विशेषण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और ये कविता जो है रहस्यवादी कविता, क्योंकि छायावाद की विशेषता है कि जितने भी कवि छायावाद मतलब प्रकृति के माध्यम से प्रकृति का मानवीकरण करके प्रकृति को प्रेमी और प्रेमिका मान करके ईश्वर की सत्ता को व्यक्त किया है। ये छायावाद की सबसे प्रमुख विशेषता। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध जल शिखरों को जब वाट सिंधु में मत कर फेना का, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता। क्षुब्ध मतलब क्षोभपूर्ण, ठीक, मैंने कहा क्षुब्ध मतलब हो। जल शिखरों मतलब होता है लहरें, सागर की लहरें, ठीक है। वाट मतलब पवन या हवा, फेनाकार मतलब बूंद बूंद के आकार, ठीक। जब आप लोग कपड़े धुलते हो तो साबुन की झाग से फेन निकलता है, उसमें बूंद बूंद के आकार के बनते हैं ना, वही कहते फेना है, ठीक। बिखुरा देती है मतलब, बिखुरा मतलब बिखेर देती है, फैला देती है, बिखुरा मतलब बिखेर देती है, फैला देती है, ठीक है। कर मतलब हाँ। अब प्रसंग इसका क्या लिखोगे? संदर्भ तो पूर्वत रहेगा, प्रसंग क्या लिखोगे? कवि समुद्र में उठने वाली तरंगों का वर्णन करते हुए कहता है कि इन तरंगों के माध्यम से, इन लहरों के माध्यम से
कोई अज्ञात सत्ता, ठीक, उसे अपने पास बुला रही प्रतीत होती है। ठीक है, कवि कहता है कि सागर की लहरें जब तेज तूफानी पवन के साथ मिलती हैं तो वह पवन सागर की क्रुद्ध लहरों को मथ कर सागर में बुलबुलों का एक संसार सा उत्पन्न कर देती हैं, अर्थात संसार सा पैदा कर देती हैं, जन्म दे देती हैं, और फिर अज्ञात रूप में अपने बनाए हुए इन बुलबुलों के संसार को नष्ट कर देता है। तब कवि को यह आभास होता है कि लहरों के मध्य में से न जाने कौन अपने हाथ उठाकर उसे मौन रूप से अपने पास बुला रहा हो। ठीक, सागर की लहरें उसे अपनी ओर बुलाती, जैसे सागर की लहरें उठ रही हों तो अपनी ओर बुला रही, ठीक, अपनी ओर बुलाती हुई प्रतीत दिखाई देती है या प्रतीत मालूम होती है। ठीक है ना, यह आवाहन निश्चित रूप से उस अज्ञात सत्ता का ही है जो कवि को सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में अपना आभास या पहचान कराना चाहती है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, विशेष में छायावादी भाषा है एवं शिल्प है और मधुर पदावली। ठीक है ना, सप्तशती कौन सी है, लक्षणा, और अलंकार कौन से, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और उपमा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मौन निमंत्रण कविता की व्याख्या बताई, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।